मैं भानु प्रताप सिंह मिशन सक्सेस सीटेड क्लासेस सासाराम आप सबका अभिवादन करता हूँ। आज हम लोग पहला क्लास शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास। और इसमें सबसे पहले हम लोग जो हमारे सीटेड के बच्चे हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी है, ताकि वीडियो लंबा ना हो, 20 मिनट आधा घंटा का क्लास है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन होगा, उसके बारे में जानेंगे, उसका आंसर आप दीजिएगा। आपके लिए कुछ समय दिया जाएगा, आप आंसर देंगे, उसके बाद हम आपका उसका डिस्कशन करेंगे, आंसर करेंगे। सबसे पहले आप आंसर करिएगा। जो बीएड में एडमिशन लिए हैं वो भी कोशिश करिए कि क्या आप कर पा रहे हैं, क्या आप क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं, क्योंकि यही चीजें बीएड में भी पढ़नी है। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ेंगे तो वो चीजें बिल्कुल आएंगी उसमें। तो आप ये देखिएगा कि क्या वो चीजें आप कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस खुद से बिना पढ़े हल। यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं कर पाते हैं तो आप इसमें सारी चीजों को सीरियस लीजिए और पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। जो बीएड में पढ़ना है, जो डीएलएड में पढ़ना है, वही आपको सीटेट और एचटेट में भी पढ़ना है। तीन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, तो ज्यादा देर में न पढ़ते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। आपका ये सीडीपी है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। और इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कहता है, क्योंकि लगभग ये मिक्स क्वेश्चन है, सारे टॉपिक से क्वेश्चन है लगभग। तो आपको सारे टॉपिक की बात करेंगे हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ टाइम दिया जाएगा, आप लोग आंसर बताइएगा ऑप्शन पढ़ करके, उसके बाद आंसर हम बताएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखिएगा, तो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका अभिकथन है। अभिकथन ये है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आपका अभिकथन ये है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए, जो बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है, उसके लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। क्या ये सही है या गलत है? उसके बाद कारण इसका दिया है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए जो वंशानुगत कारक है यही उत्तरदायी है। अब सही विकल्प आपको चुनना है कि कौन सही है कौन गलत है, या दोनों गलत है या दोनों सही है। आप उन सारी चीजों को देखेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन समझिएगा क्या है, उसके बाद ऑप्शन आइए। ऑप्शन बोला है, ऑप्शन 1 ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन पहला बोला है कि ए और आर दोनों सही है, ये जो आपका अभिकथन है, और कारण है दोनों सही है। और ये जो आपका आर है वो सही व्याख्या कर रहा है कि ये आर सही कह रहा है कि ये सही है। बिल्कुल ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ये बोला ऑप्शन नंबर 2 कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं कर रहा है कि। सी ऑप्शन तीसरा है, ए सही है लेकिन आर गलत है। बोला तीसरा ए सही है अभिकथन, लेकिन जो कारण है रीजन वो गलत है। और चौथा है ए और आर दोनों गलत है, ए भी गलत है और आर भी गलत है। आप आंसर बताएंगे, आप आंसर देंगे, कमेंट्स होगा, कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4? बताइए, सोच के बताइए क्या होगा, क्या समझा जाए। चलिए थोड़ा सा सोचिए, क्या है अभिकथन और कारण, दोनों में से कौन सही है? ऑप्शन कौन सही है आप उसको बताएंगे।
नहीं समझ में आएगा तो बताइए। चलिए तो हम आंसर पे आते हैं कि इसका जो आंसर है, ध्यान रखिएगा, बोल रहा है आपका कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। क्या बच्चे की जो शारीरिक विकास होती है उसमें क्या आनुवंशिकता का ही भूमिका होता है पूरी तरह से? पूरी तरह का मतलब होता है 100% पूर्णतः। और बच्चे के विकास में केवल आनुवंशिकता की भूमिका नहीं होती। ये तो बिल्कुल आपका गलत है कि बच्चों के शारीरिक विकास के देरी के लिए, जो शारीरिक विकास में देरी होता है कि बच्चा का विकास नहीं हो पाता शारीरिक लंबे से होता है, तो उसके लिए पूरी जिम्मेदारी आनुवंशिकता को दिया गया। क्या ये सही है क्या? तो ये बिल्कुल गलत है। केवल आनुवंशिकता ही बच्चे के शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आपके भोजन भी है, पोषण भी है। यदि बच्चा खाएगा नहीं, पौष्टिक आहार नहीं लेगा, क्या उसका शारीरिक विकास हो पाएगा? क्या अच्छे वातावरण में नहीं रहेगा, क्या बच्चे की शारीरिक विकास हो पाएगी क्या? अर्थात बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो बच्चे के शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए हम केवल ये नहीं कह सकते कि आनुवंशिकता ही जिम्मेदार है। अर्थात ये जो आपका अभिकथन है वो सही नहीं है, अभिकथन ये गलत है। ध्यान रखिएगा, ये पढ़ाया गया क्लास में। आगे कारण इसका क्या है? तो बोला है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी है। जबकि अभी बताया गया कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो उत्तरदायी होते हैं। जैसे वंश, आपका वातावरण हो गया, परिवेश, पर्यावरण, ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। यदि खराब वातावरण में रहे तो बच्चे का विकास सही रूप से नहीं हो पाएगा। वातावरण यदि खराब मिले, प्रदूषित वातावरण में रहे तो बच्चा बीमार रहेगा, उसका शारीरिक विकास कहां से हो पाएगा? उसके बाद पौष्टिक आहार भी है। यदि बच्चा पौष्टिक आहार नहीं लेगा तो बताइए उसका शारीरिक विकास कैसे हो पाएगा क्या? बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, जैसे आपके जो शरीर के द्वारा हार्मोन्स निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं, यदि वो सही मात्रा में सही समय पर ना निकले तो क्या बच्चे का सही विकास, शारीरिक विकास हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिए हम केवल ये नहीं कह सकते कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी है। अर्थात कहने का मतलब है कि अभिकथन जो है ये भी गलत है, और अभिकथन ये जो कारण है ये भी गलत है। अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ये भी गलत है, अभिकथन भी गलत है और कारण भी गलत है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि क्वेश्चन का क्या है। आंसर दीजिएगा आप लोग, पढ़िए क्वेश्चन कि क्वेश्चन लिखा क्या है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? आप पढ़े होंगे फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर, सूक्ष्म पेशीय कौशल और स्थूल पेशीय कौशल। सूक्ष्म मतलब छोटा, स्थूल मतलब बड़ा। सूक्ष्म पेशीय कौशल या सूक्ष्म कौशल उसी को बोलते हैं फाइन मोटर, और स्थूल कौशल को ग्रॉस मोटर बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि सूक्ष्म कौशल क्या है, जिसमें हमारी मांसपेशियां बहुत कम काम करती हैं, वो सूक्ष्म कौशल कहलाते हैं। जैसे हमारी अंगुली की मांसपेशियां, पैर की अंगुली, हाथ की अंगुलियां, ये जो सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत आती है। और जो हमारे शरीर का अधिकतर भाग, बड़ा मांसपेशी काम करता है, जिस कार्य में वो कहलाएगा स्थूल कौशल। ध्यान रखिएगा, एक है आपका सूक्ष्म कौशल और दूसरा होता है स्थूल कौशल, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। स्थूल कौशल जिसमें हमारी मांसपेशियां कम काम करती हैं, जैसे अंगुली की मांसपेशी, ये स्थूल सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। जैसे चावल से
कंकड़ निकाल, किससे निकालते हैं भाई? चावल से कंकड़ निकालते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? उंगली का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये सूक्ष्म कौशल कहलाएगा। शर्ट का बटन बंद करना, शर्ट का बटन बंद करते हैं, कैसे करते हैं? उंगली से करते हैं ना, ये आपका सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत है। लिखना, उंगली से लिखना किसके अंतर्गत आएगा? सूक्ष्म कौशल के अंदर, अर्थात जिसमें हमारी उंगली की मांसपेशियां काम करती हैं वो सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत आते हैं, और जिसमें हमारी मांसपेशियां बड़ा काम करती हैं, जैसे दौड़ना, टहलना, चलना, सीढ़ी पे चढ़ना, तैरना, इसमें हमारी मांसपेशियां केवल उंगली की नहीं, सारी मांसपेशियां, ज्यादातर मांसपेशियां वर्क करती है, एक्टिव रहती हैं, वो कहलाएगा स्थूल कौशल। तो हम आते हैं, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा सूक्ष्म कौशल पूछा है भाई? सूक्ष्म कौशल क्या है? तो दौड़ना। अब बताइए, दौड़ेंगे तो केवल हमारी उंगली काम करेगी क्या? नहीं ना, दौड़ेंगे तो हमारे शरीर की अधिकतर मांसपेशियां काम करेंगी, अर्थात वो स्थूल कौशल कहलाएगा, सूक्ष्म कौशल नहीं कहलाएगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? गलत है। दूसरा, चलना, चलेंगे तो हमारी उंगली केवल काम करेगी क्या? नहीं ना, चलेंगे तो हमारी अधिकतर मांसपेशियां काम करती हैं, पैर की मांसपेशियां, हाथ की मांसपेशियां। जब भी चलाते हैं तो हाथ और पैर हमेशा चलाते हैं, ऐसे हाथ खड़ा करके नहीं चल सकते हम। जब भी चलेंगे तो आपका ऐसे हिलाते हुए, अर्थात कहने का मतलब है कि हमारी मांसपेशियां ज्यादा काम करती हैं, अर्थात चलना भी जो है ये कौन सी कौशल है? स्थूल कौशल है। अगला, घसीट कर लिखना, लिखने में किसका प्रयोग? उंगली का प्रयोग होता है, और इसलिए जो लिखना है ये कौन सा कौशल कहलाएगा? तो लिखना, घसीट कर लिखना, लिखना क्या कहलाएगा? सूक्ष्म कौशल कहलाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? घसीट कर लिखना। चौथा ऑप्शन है कूदना, कूदेंगे तो हमारी अधिकतर मांसपेशियां काम करती हैं, अर्थात जो कूदना है ये भी किसके अंतर्गत आएगा? तो कूदना जो है ये भी स्थूल कौशल के अंतर्गत आएगा, अर्थात ध्यान रखिएगा स्थूल कौशल क्या है, फाइन मोटर क्या है, और सूक्ष्म कौशल फाइन मोटर क्या है, और स्थूल कौशल क्या है? स्थूल मतलब बड़ा, जिसमें हमारी मांसपेशियां बड़ा काम करती हैं, ज्यादा काम करती हैं। सूक्ष्म मतलब छोटा, जिसमें हमारी मांसपेशियां कम काम करती हैं, जिसमें हमारी उंगली जो है वो। इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसमें एक चीज हुआ कि आपको टाइम नहीं दे पाए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए, भूल गए थे, आगे हम आपको समय देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 क्या कह रहा है। 3 क्या कह रहा है? 3 ध्यान रखिएगा, बोल आया है 3 नंबर क्वेश्चन ये जो है ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? मध्य बाल्यावस्था आपको पढ़ाया गया है कि बाल्यावस्था जिसकी उम्र काल है 6 से 12 वर्ष, बाल्यावस्था जिसका उम्र काल 6 से 12 वर्ष है, ये बताया गया आपको। ये भी बताया गया कि बाल्यावस्था को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का उम्र बताया गया था आपको 2 से 6 वर्ष बताया गया पूर्व बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। लेकिन जब हम मध्य बाल्यावस्था की बात करेंगे तो मध्य बाल्यावस्था हो जाएगा 6 से 9 वर्ष मध्य बाल्यावस्था, और 9 से 12 वर्ष जो होगा वो उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर या हम ये बोल सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, या पोस्ट आपका जो भी चाइल्ड इलनेस है वो बोल सकते हैं, पश्च बोल सकते हैं, पश्च बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या पश्च बाल्यावस्था, जिसका उम्र काल है 6 से 12 वर्ष। लेकिन जब ऑप्शन में मध्य बाल्यावस्था की बात करेगा तो मध्य बाल्यावस्था हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 6 से 9 वर्ष मध्य बाल्यावस्था होगा, और 9 से 12 वर्ष उत्तर या पश्च बाल्यावस्था होगा।
और पूर्व बाल्यावस्था का उम्र हमेशा 2 से 6 वर्ष रहेगा। तो अब ये क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था की बात करता है, अर्थात 6 से 9 वर्ष की बात हो रही है। यहाँ 6 से 9 वर्ष में क्या पढ़ता है बच्चा, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा, अर्थात मध्य बाल्यावस्था में बच्चों की विशेषता क्या है। तो बाल्यावस्था पढ़ाया गया है, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से आगे में भी कि बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है भाई। तो ये इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट है, एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। अब बताइए काल्पनिक जो खेल है, कल्पनाशीलता वाला खेल जो है, ये किस अवस्था में, तो आपको बताया गया है कि कल्पनाशीलता वाला खेल पूर्व बाल्यावस्था का विशेषता है या फिर शैशवावस्था का विशेषता है। ऑप्शन के अनुसार मध्य बाल्यावस्था में कल्पनाशीलता वाला खेल नहीं पाई जाएगी। काल्पनिक खेल, कल्पनाशीलता वाला खेल आपको बताया गया होगा पूर्व बाल्यावस्था का विशेषता है या शैशवावस्था का विशेषता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है या गलत है? ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आप आंसर खुद स्वयं देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अब ऑप्शन दिख रहा है आपको, आप खुद से मन में सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन ये जो पहला है ये सही नहीं है। ऑप्शन दो पे आते हैं, एक बच्चा जिसमें नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। एक बच्चा जो नियमों के अर्थ समझ, नियमों की जो आपका अर्थ की समझ विकसित कर ली है, अर्थात जो नियम कह रहा है उसका अर्थ समझ चुका है और बच्चा तर्क देना प्रारंभ कर दिया है। ऑप्शन 3 है आपका कि एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना, ध्यान रखिएगा, परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। और चौथा है एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 3 और 4 गलत है। आपको बताया गया होगा कि जब बच्चा आपको पता है कि ये जो आपका मध्य बाल्यावस्था है इसका उम्र काल 6 से 9 वर्ष, और आपको बताया गया है कि बच्चे में चिंतन की शुरुआत, तर्क की शुरुआत किस अवस्था में होती है? तो 6 वर्ष का जब बच्चा होता है तो उसमें तर्क करने की क्षमताएं विकसित होने लगती हैं, चिंतन करने की क्षमता विकसित होने लगती है। अर्थात चिंतन और तर्क का प्रारंभ कब होगा? 6 वर्ष का जब बच्चा होगा तब। अर्थात मध्य बाल्यावस्था में बच्चे में किसकी समझ विकसित होने लगती है? तर्क देने की। ध्यान रखिएगा, एक बच्चा जिसमें नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, ये होगा मध्य बाल्यावस्था। तीसरा ध्यान रखिएगा, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है। परिकल्पना किशोरावस्था का गुण है, ये ध्यान रखिएगा। कल्पना करना, परिकल्पना करना, ये सब कुछ आपका किशोरावस्था में होगा, ये आपका बाल्यावस्था का गुण नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये मध्य बाल्यावस्था का गुण नहीं है। ध्यान रखिएगा, काल्पनिक खेल पूर्व बाल्यावस्था का गुण है, परिकल्पना करना, कल्पना करना किशोरावस्था का गुण है। और चौथा ऑप्शन है एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे आपका दिया है कि जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। तो पेंसिल पकड़ना, वस्तुओं को पकड़ना, ये सब कुछ जो होगा वो किस अवस्था में आएंगी? तो वो सारे कुछ ध्यान रखिएगा, वे सारे चीजें आएंगी किस अवस्था में? तो पहली जो अवस्था है उस अवस्था में वो चीजें आएंगी। हाँ, जो है आपका वो आप क्या बोलते हैं, ये शैशवावस्था का गुण है। लिखने की बातें जो कर रही है, स्टार्टिंग जो करता है वो शैशवावस्था 3 वर्ष 4 वर्ष का होता है। तो बच्चों को पेंसिल पेन पकड़ करके लिखवाना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू करता है, टहलना शुरू करता है, ठीक है। तो वो सब कुछ आपका जो होगा वो इसका आंसर होगा
इसका आंसर होगा आपका, एक मिनट, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर बताया गया कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, बच्चा मध्य बाल व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 2 तक कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, उसकी ओर आते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 4 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत से संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की संस्था के रूप में भूमिका पर प्रकाश डालता है। ये फिल्म और विज्ञापन ये समाजीकरण के कौन से कारक हैं, तो ध्यान रखिएगा। आपको बताया गया कि समाजीकरण के 2 कारक होते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण में बताया गया कि माता, पिता, परिवार के निकटतम सदस्य, ये सारे के सारे समाजीकरण के प्राथमिक कारक। समाजीकरण के 2 कारक, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक समाजीकरण में माता पिता आएंगे, परिवार और परिवार के निकटतम जो सदस्य हैं, चाचा चाची, दादा दादी, ये समाजीकरण के प्राथमिक कारक। इसके अलावा आप जब भी पढ़ेंगे तो पड़ोस, मित्र, ये जो 2 हैं ये प्राथमिक भी हो सकते हैं और द्वितीयक भी हो सकते हैं। भाई ऑप्शन सकते हैं, समाजीकरण के प्राथमिक और द्वितीयक दोनों हो सकते हैं। अब सीटेट ने कभी प्राथमिक माना है मित्र को, कभी द्वितीयक माना है, कभी पड़ोस को प्राथमिक माना है, कभी द्वितीयक माना है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार चला जाएगा। द्वितीयक में होता क्या है भाई, तो मीडिया, ये जो आपको दिख रहा है फिल्म, विज्ञापन, मीडिया, विद्यालय, स्कूल, लाइब्रेरी, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, माता पिता के कार्यस्थल, माता पिता के कार्यस्थल तो माता पिता जहाँ कार्य करते हैं, जैसे हो सकता है टीचर है तो विद्यालय, डॉक्टर है तो अस्पताल, ऑफिसर है तो उनका ऑफिस, दफ्तर, कापी, किताब, पुस्तक, ये सारा का सारा ये जो है समाजीकरण का द्वितीयक कारक है, प्राथमिक कारक नहीं है। ध्यान रखिएगा, बोला कि फिल्म और विज्ञापन से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की कौन सी संस्था के रूप में भूमिका पर प्रकाश डालता है, तो ये भैया फिल्म और विज्ञापन ये क्या है, मीडिया है, मीडिया है, ध्यान रखिएगा, मीडिया है। फिल्म और विज्ञापन मीडिया है, स्कूल नहीं है, मीडिया है। लेकिन बताइए फिल्म और विज्ञापन समाजीकरण का प्राथमिक कारक कि द्वितीय कारक, तो फिल्म, मीडिया, ये सारे के सारे समाजीकरण के कौन से कारक हैं, द्वितीय कारक हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीडिया और द्वितीय, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, फिल्म और विज्ञापन के व्यवहार जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत से संकेत मिलते हैं। या समाजीकरण के ये जो फिल्म और ये मीडिया है, और समाजीकरण की किस पे फोकस डालता है भाई, भूमिका पर प्रकाश डालता है, द्वितीय का। इसका आंसर बी नंबर बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि समझाने में ही मेरा पहला क्लास है तो समझाने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, लेकिन कम क्वेश्चन होंगे, समझेंगे ज्यादा। अभी फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे चीजें हम भी समझा अच्छे से आपको बता पाएंगे। ये यूट्यूब पे मेरा पहला क्लास है तो, और आप भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप थोड़ा सा जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। और ये जो आवाज आपको गूंज रहा होगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा मैनेज तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने माइक लगा रखा है, फिर भी इस क्लास में वो गुंजन है, तो हल्का फुल्का वो चीजें जाएंगी, तो थोड़ा सा उसको आपको देखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है भाई।
तो क्वेश्चन नंबर ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे उन्होंने पढ़ा रखा, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है और आगे पढ़ाएंगे भी जीन पियाजे। जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है आपका, तो क्या रहा है, जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आ जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? तो आपको बताते चले, जो आपके जीन पियाजे हैं ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपने बच्चों पे प्रयोग किया था और इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे संज्ञान का विकास होगा। इन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्था की बात किया है, 4 अवस्था की बात किया है। आप सबको पता होगा 4 अवस्थाएं हैं जीन पियाजे की। पहली अवस्था जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, संवेदी गामक अवस्था। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथा है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ध्यान रखिएगा फॉर्मल स्टेज जो है। तो हम ये ध्यान रखेंगे, उम्र की बात इन्होंने किया है, जो आपका संवेदी गामक है, सेंसरी मोटर स्टेज है, उसका उम्र इन्होंने बताया 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसका उम्र बताया 7 से 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। तीसरा अमूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है उसका उम्र बताया इन्होंने 7 से 11 वर्ष। और चौथा जो औपचारिक अमूर्त है उसका 11 से 15 या 11 से ऊपर बताया है। तो इन्होंने बताया कि किस अवस्था में कौन कौन से क्वालिटी पाई जाएगी। तो वही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन वही है आपका, बोर्ड आया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बोर्ड आया आपका कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? अमूर्त सोच की क्षमता। अमूर्त सोच किस अवस्था में पढ़ाया गया है? क्या अमूर्त सोच किस अवस्था में? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और कुछ क्या रहा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये ऑप्शन क्या है? गलत। दूसरा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आपको लिखवाया गया है, बताया गया है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किस अवस्था की विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। विलंबित अनुकरण, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ये सारे के सारे किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता है। अर्थात इसका आंसर 2 नंबर बिल्कुल सही है। तीसरा है दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, अर्थात दूसरे की नजरिया लेने की क्षमता, अर्थात दूसरे के विचारों को समझ पाना। ये आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाएगा। दूसरे के विचारों को बच्चा समझ पाता है, नजरियों को समझ पाता है। जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का अहम केंद्रिता का गुण पाया जाता है, अहम केंद्रिता का गुण पाया जाता है, बच्चे इगोसेंट्रिक पाई जाती है। बच्चा दूसरे के विचारों को समझ नहीं पाता। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा दूसरे के विचारों को, नजरियों को नहीं समझ पाता। लेकिन इसमें क्या है भाई कि दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, समझ पाने की क्षमता, अर्थात ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का गुण है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण नहीं है। ऑप्शन हम आएंगे, ऑप्शन नंबर 4 परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। ये भी बताया गया है कि परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क जो है, निगमनात्मक सोच जो है ये अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में पाई है। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक में पाई जाएगी। परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक सोच, निगमनात्मक तर्क ना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और आपको बताया क्या होगा? आगमनात्मक तर्क ना वो पाई जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये सब कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं। जो बच्चे नए हैं वो जुड़े हमारे चैनल को। सबसे पहली बात कि लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। जो भी आपके मित्र होंगे सीटेट की तैयारी करते होंगे, हम आपको बता रहे हैं अभी नहीं, एक दिन में मात्र 10 क्वेश्चन होगा। और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 घंटा का वीडियो होगा। 10 क्वेश्चन 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा 10 क्वेश्चन।
और उसका सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन को निचोड़ देंगे, टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताया जाएगा। यदि जीन पियाजे है तो जीन पियाजे के बारे में बताएंगे, कोहल वर्ग है तो कोहल वर्ग के बारे में बताएंगे। अर्थात रोज आपका प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चन के साथ साथ आप पढ़ भी पाएंगे। आप समय दीजिए, चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चंस भी कराएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि समझ में आए तो जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या मेरे में क्या कमियां हैं, क्या मैं समझा पा रहा हूँ क्या। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप नहीं समझ पा रहे हैं। क्या तेज आवाज है, क्या है क्या नहीं है, आप जरूर कमेंट करके बताइए। लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए अपने मित्रों में, ज्यादा से ज्यादा शेयर मारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं। तो आपको बताया गया कि इसका आंसर क्या होगा भाई, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग कि ये क्या कर रहा है। जीन पियाजे से संबंधित ये भी है, जीन पियाजे से ही संबंधित है ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे कहते क्या है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपने बच्चों पे प्रयोग किया और जीन पियाजे ने बताया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे संज्ञान का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा। जीन पियाजे बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा देते हैं। जीन पियाजे बताते हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अन्वेषक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, इनका जो क्वेश्चन है उस पे हम लोग ये जो इनका क्वेश्चन है उस पे आते हैं। जीन पियाजे कि पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का खाली स्थान होना जरूरी है। बताइए शिक्षक क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षक गतिशील सक्रिय होना चाहिए, गतिशील होने चाहिए और लचीला होना चाहिए। यह ऑप्शन भी संरक्षित होने चाहिए और अनम्य क्या मतलब होता है, कठोर होना चाहिए। तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी होना चाहिए और चौथा है यांत्रिक और व्यवहारवादी होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे जो है रचनावादी संरचनावादी है, व्यवहारवादी नहीं है। अर्थात जहां व्यवहारवाद होगा उसका आंसर जीन पियाजे नहीं होगा। जीन पियाजे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे बोलते हैं कि जो शिक्षक होंगे वो गतिशील और लचीला होंगे। शिक्षक में ये क्वालिटी होना चाहिए कि शिक्षक गतिशील और लचीला होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। ये चीजें तभी बच्चा सीख पाएगा, यदि वो एक्टिव नहीं है। हालांकि ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे ने ये भी बताया कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। ज्ञान के निर्माता बच्चे ही होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। शिक्षक केवल सहायक की भूमिका निभाता है। लेकिन शिक्षक भी गतिशील नहीं रहेगा तो फिर बच्चा सीख नहीं पाएगा। बच्चे के साथ शिक्षक लचीला रहेगा, उसका बिहेवियर जो होगा वो हार्ड नहीं रहेगा। यदि हार्ड रहेगा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। इसलिए इसका आंसर बिल्कुल होगा गतिशील और लचीला। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, ले वाइगोत्स्की से क्वेश्चन है भाई, ले वाइगोत्स्की से क्वेश्चन है। आइए क्या कह रहा ले वाइगोत्स्की क्या कहते हैं उस पे हम फोकस करते हैं। ले वाइगोत्स्की का क्या कह रहे हैं। ले वाइगोत्स्की के विचार में क्या होगा। ले वाइगोत्स्की ने भाषा और विचार की बात किया है। ले वाइगोत्स्की ने क्या बताया। ऑप्शन फर्स्ट, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञान जो है भाषा से स्वतंत्र है। क्या इन्होंने बताया क्या। चलिए दूसरा ऑप्शन बोला है संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास मतलब विचार जो है, विचार बोलते हैं इसको, विचार जो है संज्ञानात्मक विकास किसको, तो भाई भाषा के विकास को निर्देशित करता है। ये सही है क्या, किसके अनुसार, ले वाइगोत्स्की के अनुसार। तीसरा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है।
क्या ये सही है? या चौथा, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, आंसर दीजिए तो देखते हैं, आंसर दीजिए तो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सही कौन कौन करते हैं जल्द कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सब कुछ पढ़ाया गया है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की बताया गया, रूस के मनोवैज्ञानिक जो लेव वाइगोत्स्की हैं ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं, ये भी बताया गया। आपको ये चीजें बताई गई कि इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिकता का सिद्धांत दिया है, और बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 3 चीज को महत्वपूर्ण माना है। समाज, दूसरा संस्कृति या सांस्कृतिक उपकरण, और तीसरा भाषा। अर्थात लेव वाइगोत्स्की ने इसका आंसर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाना। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 7 का 3। आपको बताया गया है कि लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों लोग विचार और भाषा की बात करते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। इन्होंने बताया कि विचार और भाषा दोनों आपस में अंतर संबंधित है, जुड़ा हुआ है, स्वतंत्र नहीं है। ये जो है संज्ञान और भाषा स्वतंत्र है जी नहीं, ये संज्ञान और भाषा स्वतंत्र नहीं है, जुड़ा है। जीन पियाजे ने भी कहा और लेव वाइगोत्स्की ने भी कहा कि भाषा और संज्ञान, भाषा और विचार एक दूसरे से जुड़े हैं, स्वतंत्र नहीं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत है। दूसरा, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। भाई ध्यान रखिएगा, निर्देश कौन देगा? जो महत्वपूर्ण होगा। इसमें बोला है कि कौन निर्देश दे रहा है? संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, अर्थात संज्ञानात्मक विकास महत्वपूर्ण है और ये भाषा को निर्देश दे रहा है। और ध्यान रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि भाषा महत्वपूर्ण होता है, भाषा बच्चे के संज्ञान को बढ़ाता है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। पहले लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे में पहले भाषा आएगा, उसके बाद विचार आएगा। भाषा पहले, विचार बाद में। किसने बताया? लेव वाइगोत्स्की ने बताया। लेव वाइगोत्स्की ने यह भी बताया कि बच्चे में अधिगम पहले और विकास बाद में होगा। जस्ट अपोजिट जीन पियाजे ने बताया। जीन पियाजे ने बीबी की बात किया। जीन पियाजे ने बताया कि पहले विचार आएगा, पहले विकास आएगा। विचार मतलब संज्ञान भाषा को निर्देशित करेगा, भाषा को आगे बढ़ाएगा संज्ञान, जबकि यहाँ है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। बच्चे में पहले भाषा आता है, उसके बाद बच्चे में विचार आता है, तब संज्ञान का विकास होता है। बच्चा भाषा नहीं जानेगा, बच्चे के दिमाग में विचार नहीं आ पाएंगे। किसने बताया? लेव वाइगोत्स्की ने बताया। ध्यान रखिए, इसका आंसर बिल्कुल चौथा ऑप्शन है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। जी बिल्कुल गलत है। संज्ञानात्मक विकास और भाषा विकास आपस से संबंधित हैं। जीन पियाजे ने भी बताया और लेव वाइगोत्स्की ने भी बताया, लेकिन लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि पहले भाषा आएगा, उसके बाद विचार आएंगे। भाषा महत्वपूर्ण है, भाषा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है, सुगम बनाता है, आसान बनाता है। जीन पियाजे ने कहा ना, ऐसा नहीं है। जीन पियाजे ने कहा कि भाषा सुगम नहीं बनाता, संज्ञानात्मक विकास बच्चे के भाषा को सुगम बनाता है। पहले विचार आते हैं, उसके बाद भाषा आता है। तो जीन पियाजे ने यहाँ है भाई लेव वाइगोत्स्की के विचार। तो लेव वाइगोत्स्की के विचार के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल। चलिए आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये भी आपके लेव वाइगोत्स्की ही है। लेव वाइगोत्स्की के बारे में आपको बता दें कि ये रूस के सोवियत संघ के निवासी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिकता का सिद्धांत दिया। इन्होंने जेडपीडी की बात किया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में बोले तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत, निकटवर्ती विकास के क्षेत्र का सिद्धांत, संभावित विकास के क्षेत्र का सिद्धांत। इन्होंने स्केपफोल्डिंग की भी बात की, पाला ढांचा मचान,
आलम्बन, सुपानीकरण, सहारा देना, ये सब कुछ है और सब कुछ लेव वाइगोत्स्की ने ही बताया। इन्होंने बताया कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास है या कोई भी विकास है, समाज के बिना अधूरा है। समाज में बच्चा रहेगा तभी बच्चे में संज्ञानात्मक विकास या कोई भी विकास होगा। समाज से बच्चे के विकास को अलग नहीं कर पाएंगे। समाज से अंतःक्रिया करके सोशल इंटरेक्शन के द्वारा बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। बिना सोशल इंटरेक्शन का, बिना सामाजिक अंतःक्रिया का बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। और बार बार बता रहे हैं, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 3 चीज को महत्वपूर्ण माना। पहला समाज, दूसरा संस्कृति या सांस्कृतिक उपकरण और तीसरा भाषा। और यही 3 चीज बच्चे के संज्ञान को बढ़ाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर, उसको देखेंगे कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अभी बताया कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाता है, सुगम बनाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन देखते हैं कि क्या ऑप्शन है भाई, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन है, क्या रखिएगा, 8 का ऑप्शन है आपका पहला सांस्कृतिक उपकरण। चलिए ध्यान रखिएगा, पहला क्या है भाई, थैंक यू। चलिए कट गया, ये चीजें हम लोग कल करेंगे, बाकी आज तक इतना ही रहेगा। देखते हैं क्या समस्याएं हैं। आज के लिए बस इतना ही, 7 ही क्वेश्चन मान के चलिए, धीरे धीरे आगे वीडियो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, दबा के कमेंट करिए। थैंक यू।